साल 1915 में वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बाहर बहुत भारी जंग हो रही थी। इसी जंग के दौरान खंदक में एक जर्मन आर्मी का सोल्जर अपने कोट में खुद को गर्म रखने की कोशिश करते हुए कुछ पेपर्स उठाकर पढ़ना स्टार्ट करता है। ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरफ से, और इस डॉक्यूमेंट में आइंस्टाइन की पब्लिश की हुई फील्ड इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन लिखी होती है, जिसमें आइंस्टाइन ने बताया था कि किस तरह स्पेस टाइम में चीज़ें बिहेव करती हैं, चीज़ों के अलग अलग मास और टाइम की वजह से। अब खंदक में बैठा हुआ ये इंसान जो इस लेटर को पढ़ रहा होता है, वो खुद भी आइंस्टाइन के कोलीग थ्योरिस्ट और मैथमेटिशियन कार्ल शेवार्ज़शिल्ड होते हैं, और यही वो पहले इंसान होते हैं जो आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन का पहला एग्जैक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं, और इस ही सॉल्यूशन में ये दुनिया को पहली दफ़ा ब्लैक होल का आइडिया देते हैं। We physicists have waited 100 years since 1916 for this photograph. It followed from the special theory of relativity that mass and energy are both शुरुआत में एल्बर्ट आइंस्टाइन को ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट पर यकीन नहीं था। उन्हें लगता था कि ये बस एक मैथमेटिकल क्यूरियोसिटी है, लेकिन कार्ल शेवार्ज़शिल्ड का सॉल्यूशन पढ़ने के बाद आइंस्टाइन भी इस चीज़ पर भरोसा करने पर मजबूर हो जाते हैं। अब कार्ल शेवार्ज़शिल्ड ने आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन के सॉल्यूशन में बताया था, स्पेस टाइम में ऐसे ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं जिनकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। उनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो हर चीज़ जो उनके पास से गुजरती है उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। कोई भी प्लैनेट, स्टार और यहाँ तक कि लाइट भी उनकी ग्रेविटी से बचकर नहीं जा सकती। और इन ब्लैक होल्स के अंदर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर ये इतने ज़्यादा डेंस हो जाते हैं, यानी इतनी ग्रेविटी इनकी ज़्यादा हो जाती है कि इनकी एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाती है। एस्केप वेलोसिटी का मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को कितनी स्पीड के साथ ट्रेवल करना पड़ेगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी से भागने के लिए, और इस पॉइंट को नाम दिया गया है इवेंट होरिजोन का। यानी जो भी ऑब्जेक्ट इस इवेंट होरिजोन तक पहुंचता है उसके लिए यहाँ से बाहर आना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी इस पॉइंट पर इतनी ज़्यादा होती है कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ ट्रैप करके रखती है, और इस पॉइंट पर एस्केप वेलोसिटी भी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। यानी आपको अगर इस पॉइंट से बाहर निकलना है, इसकी ग्रेविटी से बचकर निकलना है, तो आपको लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, और टाइम उस ऑब्जेक्ट के लिए जो इवेंट होरिजोन तक पहुंचता है इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है जैसे टाइम उसके लिए रुक ही गया हो। अब ये सॉल्यूशन पब्लिश हुआ तो उस वक्त के साइंटिस्ट ने इन ऑब्जेक्ट को फ्रोजन स्टार्स का नाम दिया, लेकिन बाद में 1967 में जॉन व्हीलर ने पहली दफ़ा इन्हें ब्लैक होल्स का नाम कॉइन किया, और तब से लेकर आज तक हम इन्हें ब्लैक होल्स के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़ जो ब्लैक होल के इवेंट होरिजोन में होती है वो ये कि यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है जैसे बिल्कुल रुक ही गया हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग स्पेस टाइम एक मैश की तरह होता है, मीन्स के एक चादर की तरह होता है। जिस तरह आप एक चादर पर कोई भारी ऑब्जेक्ट रख दोगे तो वो चादर इस तरह उस ऑब्जेक्ट के वजन की वजह से बेंड हो जाएगी और अपने अराउंड एक कर्वेचर बना लेगी। इसी तरह स्पेस टाइम में भी होता है, स्पेस भी बेंड हो जाता है किसी भी मैसिव यानी भारी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी की वजह से। अब वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई प्लैनेट या स्टार वगैरह, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा भारी होता है वो उतना ही ज़्यादा स्पेस को बेंड कर देता है, यानी मोड़ देता है। अब क्योंकि स्पेस और टाइम आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए जो असर ग्रेविटी का स्पेस पे होगा वही असर टाइम का भी होगा। जैसे किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी की वजह से स्पेस बेंड हो जाएगा तो उसके साथ टाइम भी बेंड हो जाएगा उस भारी ऑब्जेक्ट के करीब। यानी जितना ज़्यादा टाइम आप किसी बहुत ज़्यादा ग्रेविटी वाले ऑब्जेक्ट के पास गुजारोगे उतना ही टाइम आपके लिए स्लो हो जाएगा, मतलब बाहर की दुनिया आपके लिए बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। इस चीज़ को बोला जाता है ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। अब ये सब किस तरह होता है इसके लिए आपको समझना होगा ग्रेविटी को। अब न्यूटन के अकॉर्डिंग दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। अब ये डिपेंड करता है दो ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर, यानी दो ऑब्जेक्ट्स की एक दूसरे को खींचने की पावर कितनी है, और ये चीज़ डिपेंड करती है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास के ऊपर कि उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास क्या है। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा वो अपने से कम मास वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ ज़्यादा पावर से खींचेगा, यानी उसकी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। इसी चीज़ को मज़ीद समझने के लिए अगर आप एक चादर पर एक फुटबॉल और एक पेंसिल रख दोगे
तो फुटबॉल के वजन की वजह से जो चादर पर असर पड़ेगा, चादर मुड़ जाएगी, वो पेंसिल से कहीं ज्यादा होगा। और अगर आप पेंसिल को फुटबॉल के करीब रख दोगे तो पेंसिल भी फुटबॉल की तरफ खींची चली जाएगी। लेकिन पेंसिल पर इस चीज का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा जब पेंसिल एक ही चादर पर फुटबॉल से थोड़े फासले पर रखी होगी, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों की डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। यानी दो ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ भी हो, अगर वो दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से बहुत दूरी पर रखे होंगे तब उनका आपस का जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो वीक होगा। यानी जितना ज्यादा दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर होंगे उतना ही वीक उनका ग्रेविटेशनल पुल होगा। अब ब्लैक होल में कोई भी चीज गिरती है क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, और ग्रेविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से ब्लैक होल के अराउंड उनका कर्वेचर भी बहुत बड़ा होगा, उतना ही ज्यादा उन्होंने स्पेस टाइम को बेंड किया होगा। यही वजह है कि जो भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के करीब से भी गुजरेगा टाइम उसके लिए बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जिसका नाम सेजिटेरियस ए है, जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में पाया जाता है, उसका मास हमारे सन के मुकाबले में 4 मिलियन गुना से भी ज्यादा है। अब ब्लैक होल्स डिफरेंट तरह के होते हैं और इनके डिफरेंट मासेस होते हैं। जैसे एक ब्लैक होल की टाइप होती है स्टीलर मास ब्लैक होल्स। अब ये जो ब्लैक होल्स होते हैं ये थोड़े छोटे साइज के ब्लैक होल्स होते हैं जिनका मास 3 सन से लेकर 100 सन के बराबर तक होता है। अब ये ब्लैक होल्स वजूद में आते हैं जब किसी बहुत बड़े स्टार की लाइफ खत्म होने वाली होती है, तो उसके अंदर का जो फ्यूल होता है वो भी खत्म हो जाता है, और इस फ्यूल के खत्म होने की वजह से वो स्टार अपनी ही ग्रेविटी की वजह से अपने ही आप में कोलैप्स हो जाता है, और कोलैप्स होने की वजह से वो बहुत बुरी तरह एक्सप्लोड होता है, यानी फट जाता है, और इसके फटने की वजह से गैस का एक बहुत बड़ा सा क्लाउड बन जाता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। अब स्टार का जो फ्यूल होता है उसका काम ये होता है कि उसने स्टार के अंदर की ग्रेविटी और बाहर के प्रेशर को बैलेंस करके रखना होता है। अब स्टार की जो ग्रेविटी होती है वो स्टार के मास की वजह से होती है, जो हर वक्त स्टार को अपने अंदर खींच कर रखती है, जिसे इनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। लेकिन जो स्टार का कोर होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से बहुत ज्यादा गर्म होता है और बहुत एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। इस एनर्जी की वजह से बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है, और ये हीट होती है जो स्टार के बाहर के प्रेशर को बनाए रखती है, जिसे आउटवर्ड पुश ऑफ गैस प्रेशर बोलते हैं। इसी की वजह से स्टार कोलैप्स होने से बचा रहता है। यानी आप इसको एक गुब्बारे की तरह इमेजिन कर सकते हो। जब तक आप एक गुब्बारे के अंदर हवा भर के रखोगे आपने उसको अपने ही अंदर कोलैप्स होने से बचाया हुआ है, लेकिन अगर आप उस गुब्बारे के अंदर की हवा निकाल दोगे तो वो गुब्बारा अपने ही अंदर कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये फ्यूल खत्म हो जाता है तो कोई आउटवर्ड प्रेशर नहीं होता स्टार की इनवर्ड ग्रेविटी पुश करने के लिए, जिसकी वजह से जो स्टार होता है वो अपनी ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स हो जाता है और एक्सप्लोड होकर एक बहुत बड़े सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो मटेरियल जो सुपरनोवा के धमाके में बाहर नहीं निकला था, यानी पीछे बच गया था, वो ब्लैक होल बन जाता है। और साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि हमारी गैलेक्सी में 100 मिलियन से 1 बिलियन स्टीलर मास ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी ब्लैक होल की टाइप होती है इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। अब इन ब्लैक होल्स का मास कुछ हजारों सोलर मास तक होता है। अब ये ऐसी चीज है जिसने साइंटिस्ट को पजल किया हुआ है, मतलब साइंटिस्ट पूरे तरीके से श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली कितना होता है इनका मास। जैसे 2003 में साइंटिस्ट ने NGC 1313 गैलेक्सी से कुछ एक्सरे सोर्सेज को डिटेक्ट किया था, और जब 2015 में इन सोर्सेज को डिटेल्स में स्टडी किया गया तो पता चलता है कि इन इंटरमीडिएट ब्लैक होल का मास 5000 सन तक हो सकता है। इसी तरह 2009 में एक 290 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक गैलेक्सी जिसका नाम ESO 24349 है, इस गैलेक्सी से कुछ एक्सरे सोर्सेज डिटेक्ट की और एस्टिमेट लगाया गया कि इन इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स का मास 500 सन से लेकर 20,000 सोलर मास तक हो सकता है। 2019 में भी एक डिस्कवरी की गई थी ALMA टेलीस्कोप की मदद से, जिससे पता लगाया गया कि इन इंटरमीडिएट ब्लैक होल का मास 32,000 सोलर मास तक हो सकता है। तीसरी टाइप ब्लैक होल्स की होती है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। अब ये ब्लैक होल्स बहुत बड़े साइज के ब्लैक होल्स होते हैं और तकरीबन हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं, और इन ब्लैक होल्स का मास 1000 से बिलियंस ऑफ सन तक हो सकता है। हमारी गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है सेजिटेरियस ए, और ये ब्लैक होल हमारे सन से 4 मिलियन गुना ज्यादा बड़ा है। अब एक गैलेक्सी है जिसका नाम होल्मबर्ग 15A है, उसके सेंटर में भी इससे भी ज्यादा बड़ा ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है जिसका मास 40 बिलियन सोलर मास जितना है, यानी इसमें 40 बिलियन सन आ सकते हैं। अब इस चीज़ के बारे में साइंटिस्ट श्योर नहीं है कि ये ब्लैक होल किस तरीके से वजूद में आते हैं, बनते किस तरीके से। कुछ थ्योरीज के मुताबिक ये ब्लैक होल्स यूनिवर्स के बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में, जब यूनिवर्स का बर्थ हुआ था, जब ही एक बहुत बड़े स्टार के एक्सप्लोजन की वजह से वजूद में आए थे। लेकिन ये चीज़ अभी तक एक मिस्ट्री है, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे।
अब ये उस ब्लैक होल की पिक है जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में है। इस ब्लैक होल का नाम है सेजिटेरियस ए, जो हमारी अर्थ से 26,000 लाइट ईयर्स दूर है और इस सुपर मैसिव ब्लैक होल का मास हमारे सन से 4 मिलियन गुना से भी ज्यादा है। इसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था 1974 में 2 एस्ट्रोनॉमर्स ब्रूस बेलिक और रॉबर्ट ब्राउन के थ्रू। इस पिक्चर को पहली दफा 2019 में रिलीज किया गया था। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या होगा अगर आप गिर जाओ ब्लैक होल के अंदर, तो क्या चीजें आपके साथ हो सकती हैं? क्या ब्लैक होल से कोई जिंदा भी बचकर वापस आ सकता है या नहीं? अगर आप एक स्टेलर मास ब्लैक होल के अंदर गिर जाओगे तो ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स आपको सर से लेकर पांव तक दबाना शुरू कर देगी और एट द सेम टाइम आपको एक स्पैगेटी की तरह सर से लेकर पांव तक खींचना भी स्टार्ट कर देगी। यानी कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर ही आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के अंदर गिरोगे, चांसेस हैं कि आप कुछ देर तक सर्वाइव कर पाओ। लेकिन जैसे ही आप ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन को क्रॉस करोगे, इवेंट हॉरिजॉन जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, जहां पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि लाइट समेत कोई भी चीज बाहर नहीं आ सकती। अब इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आप बेशक जिंदा बच जाओ, जो कि इम्पॉसिबल है, आप वहां से कभी भी बाहर नहीं आ सकते। अगर आपको वहां से बाहर निकलना है तो आपको लाइट की स्पीड से भी ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, जो कि आइंस्टाइन के मुताबिक एक बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज है। लेकिन थियोरेटिकली एक और रास्ता है ब्लैक होल से बाहर निकलने का, और वो है व्हाइट होल। ये भी आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से सजेस्टेड है कि जिस तरह ब्लैक होल सब कुछ अपने अंदर खींच लेता है, इसी तरह व्हाइट होल होगा जो सब कुछ अपने अंदर से बाहर फेंक देता है। तो व्हाइट होल अगर पॉसिबल है और ब्लैक होल में गिरने के बाद आप जिंदा बचे, तो कभी ना कभी आप व्हाइट होल के थ्रू बाहर जरूर निकलोगे, किसी दूसरे डायमेंशन या किसी दूसरे यूनिवर्स में शायद। अब व्हाइट होल थ्योरी के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में ब्लैक होल्स के बारे में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इस तरह की स्पेस साइंस की इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है। मैं आपसे किसी और वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।